मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण पर बात करेंगे कि मृदा अपरदन क्या होता है और उसको कैसे संरक्षित किया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और क्लास 10th के लिए भी। पहली चीज आती है मृदा अपरदन क्या है। मृदा के बहाव और कटाव को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। द डिनुरेशन ऑफ द सॉइल कवर्स एंड सबसीक्वेंस वॉशिंग डाउन, अर्थात मृदा के ऊपरी बहाव या अर्थात मृदा के कटाव और बहाव को ही मृदा अपरदन कहते हैं। यदि हम सामान्य रूप से कहें तो वायुमंडल के बाह्य कारक और बाह्य कारकों में कौन से गतिशील कारकों के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का कटाव ही मृदा अपरदन कहलाता है। बाह्य कारक कौन कौन से हैं, जिसमें पवन है, गतिशील जल जिसको कहते हैं नदियां, गतिशील जल, और तीसरा है ग्लेशियर हिमनद। दूसरी चीज आती है कि मृदा अपरदन और मृदा बनने की प्रक्रिया है वो साथ साथ चलती है। जैसे ही मृदा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, अपरदन वाले कारक हैं वो भी अपना काम शुरू कर देते हैं। अगला है कि मृदा अपरदन है दोनों ही कारकों के द्वारा होता है, वो चाहे भौतिक कारक हो चाहे मानवीय कारक है। लेकिन प्राकृतिक कारकों की तुलना में है मानवीय कारण है वो अधिक उत्तरदायी है। तो पहले आता है मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारक, मानवीय कारक। मानवीय कारक में पहला हम लेते हैं वनोन्मूलन या वनों की कटाई। वनों की कटाई, जब वनों की जड़ें हैं, पेड़ों की जड़ें हैं, मृदा को संरक्षित आपका बांध करके रखती है। जब उनकी कटाई की जाती है तो मृदा की परत है उखड़ती है और उसके कारण है मृदा अपरदन है वो आसान हो जाता है। दूसरा है निर्माण कार्य। विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके लिए आवास के लिए, हमारा यातायात जाल बिछाने के लिए है हमें निर्माण कार्य करने होते हैं, जल के लिए हमें बांध बनाना होता है। उन सभी निर्माण कार्य के कारण है मृदा की ऊपरी परत है वो खुलती है और मृदा अपरदन है आपका होता है। नेक्स्ट है खनन। माइनिंग कार्य के द्वारा जब आप खनन कार्य करते हैं उसमें कई जगह आपने देखा होगा वहां पर ब्लास्ट किया जाता है और जैसे मृदा की परत है वो ढीली होती है और मृदा अपरदन आसानी से होता है। नेक्स्ट है जूमिंग कृषि। वैसे इसको कहते हैं हम स्थानांतरित कृषि, आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अर्थात खासकर ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया में होती है और विश्व के कई देशों में होती है, चाहे वियतनाम हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे श्रीलंका हो, तो वहाँ सभी देशों में होती है। और स्थानांतरित कृषि क्या है, जूमिंग कृषि क्या है कि किसी भूभाग में जब कई वर्ष तक लगातार कृषि कार्य करने से भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है और उसके साथ जब उसमें पेड़ पौधे आते हैं तो उसको कटाई कर दी जाती है, उसमें आग जलाई दी जाती है, जिसे बर्न एंड आपका जलाओ या हम उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है कृषि का अवैज्ञानिक तरीके से किया जाना। अवैज्ञानिक तरीके से अर्थात अवैज्ञानिक तरीके से कैसे हैं कि हम अधिक सिंचाई या आपको ये कहें अधिक जल वाली फसलों का उत्पादन अधिक करते हैं, क्योंकि उत्पादन की चाहत हमें अधिक है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति है लगातार कम होती जा रही है। और जब कम होती जा रही है तो वहाँ पर भी, और जब हम इस तरह से कृषि कार्य करते हैं वो हवा के द्वारा है, आपका जल के द्वारा है, मृदा अपरदन है वो आपका अधिक होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कहीं पर पहाड़ी भूभागों में है आपका
ढाल के अनुसार कृषि कार्य किया जाता है। जैसे कि ये आपका पहाड़ी वाला भाग है और इसमें जुताई है ढाल के आपका टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। और जब ये किया जाता है तो यहाँ पर चैनल बन जाते हैं आपकी, और चैनल है वो रेवेंस में परिवर्तित होते हैं, जिससे मृदा अपरदन है। जैसे यहाँ पर वर्षा होती है और वर्षा होती है तो यहाँ पर अपरदन है वो क्या होता है आपका तीव्रता से होता है, अर्थात पहाड़ी भागों में ढाल के अनुसार कृषि कार्य। अगला आता है आपका बाढ़। आप सोच रहे होंगे बाढ़ आपका प्राकृतिक कारणों से आती है, लेकिन उसमें मानवीय कारक जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि मनुष्य है नदियों के मार्ग को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नदियों के मार्ग में है निर्माण कार्य है वो शुरू किए गए हैं। तो बाढ़ भी है मृदा अपरदन को करती है। आपने देखा होगा बाढ़ की स्थिति ये है भारत में कि हर मौसम में है, चाहे वो शीतकाल हो, ग्रीष्मकाल हो, वर्षा काल हो, बाढ़ की स्थिति बनी होती है। जैसे अभी वर्तमान में असम में आई हुई बाढ़ या रिट्रीट मानसून, लौटते हुए मानसून के द्वारा है। हमारा पिछले वर्ष बिहार में पटना शहर है वो बाढ़ के कारण डूब गया था, अर्थात उससे भी मृदा अपरदन अधिक होता है। अब नेक्स्ट आता है आपके प्राकृतिक कारक। और प्राकृतिक कारक में हमारा सबसे पहले आता है बूंदाघाट, स्प्लैश। बूंदाघाट, देखिए बूंदाघाट क्या है, ये कोई भूभाग है जब यहां पर तीव्र वर्षा की बूंदें गिरती हैं और गिरने के बाद यहाँ मिट्टी के कण है भूमि से अलग हो जाते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा बाहर जब बूंदें गिरती हैं और कहीं डस्ट पड़ा होता है तो मिट्टी के कारण जैसे ही आपका बूंदें गिरती हैं तो वो आपका मिट्टी के कण हैं बूंद के चारों ओर है इकट्ठे हो जाते हैं, अर्थात इससे भूभाग से है मिट्टी अलग हो जाती है, जिसे हम कहते हैं स्प्लैश अपरदन, बूंदाघाट। उसके बाद दूसरा आता है इसमें शीत इरोजन, या जिसको कहते हैं हम परत अपरदन। शीत इरोजन, परत अपरदन क्या है, जब वर्षा है तीव्रता से होती है, और जब तीव्रता से वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, आपने देखा होगा कि कोई जैसे ये भूभाग है आपका और यहाँ वर्षा तीव्रता से हो रही है, अगर थोड़ा जल होगा तो धीरे धीरे निकल जाएगा, लेकिन जब जल की मात्रा है ऊपरी परत पर अधिक हो जाती है और अधिक होती है तो इस जल के साथ मिट्टी की पतली परत है बहकर के चली जाती है, उसे हम कहते हैं परत अपरदन, शीट इरोजन कहते हैं। तीसरी कंडीशन आती है आपकी, तीसरा है रेल अपरदन। रेल अपरदन क्या है, जब आपका यहाँ पर वर्षा की बूंद जल का एकत्रण यहाँ पर अधिक होता है और एकत्र होता है धरातल पर है, कुछ भूभाग कठोर होता है, कुछ आपका नरम चट्टानों का होता है, और जब इन जलों का बहाव है ढाल से नीचे की ओर होता है तो इसका वेग क्या होता है, तीव्र होता है। तो तीव्र होता है तो यहाँ से जल नीचे की ओर बहता है, या हम इसको इस तरह से देख लें तो यहाँ से जल है बह नीचे की तरफ बहता है और वहाँ छोटी छोटी गलियां बन जाती हैं, अर्थात कमजोर भूभाग है वो कट कर के है नीचे चला जाता है तथा कठोर भूभाग है ऊंचा बना रहता है, जिसे हम गली अपरदन कहते हैं। अगला आता है हमारा रेल अपरदन कहते हैं। उसके बाद चौथा आता है गली अपरदन,
या जिसको हम पूरा नाम कहते हैं गली इरोजन। अवनाल का अपर्दन। और अवनाल का अपर्दन है किस तरह से होगा आपका, मैंने कहा यहां से आपका जैसे वर्षा हुई और जैसे वर्षा होने के बाद है यहाँ पर जब जल अधिक होगा तो आपका अलग अलग धाराओं से जल बहकर जाएगा, और जब ढाल तीव्र होगा जल की मात्रा अधिक होगी तो कटाव अधिक होगा, और जब कटाव होगी जो अलग अलग रेल बनी हुई है वो रेल आपस में मिल जाएंगे, और मिलने के बाद है वो चौड़ाई है अधिक हो जाती है, अर्थात गर्त गहरा हो जाता है, जिसे हम गली इरोजन या अवनाल का अपर्दन कहते हैं। इस तरह का गली इरोजन है जिससे भूभाग है हमारा जुताई के योग्य है वो आपका नहीं होता है, अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो जाता है, जिससे असमान भूभाग का निर्माण होता है, जिसे हम बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। उत्खात स्थलाकृति, और ऐसे स्थलाकृति है चंबल बेसिन में पाए जाते हैं, जिसे वहां पर गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं जिन्हें रेवेंस कहा जाता है, रेवेंस कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा रेवेंस है और बेडलैंड टोपोग्राफी है कहाँ बनती है, चंबल नदी में, और उसके बाद हमारा बनती है थोड़ा बहुत यमुना नदी में। एक और है लीचिंग की घटना भी, वैसे वो भूमि निम्नीकरण से रिलेटेड है, लेकिन जब मूसलाधार वर्षा होती है तो जल का भूभाग पर जमाव अधिक होता है, जिससे मृदा में है पोषक तत्व जल के साथ घुल करके भूमि के अंदर चले जाते हैं और भूमि के ऊपरी वाले भाग पर क्षारीय तत्व रह जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति है वो आपकी कम होती है। ये थे हमारे मृदा अपरदन के कारक। अब उसके बाद आता है कि मृदा अपरदन को है कैसे रोका जाए। मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। मृदा संरक्षण, मृदा का जब प्राकृतिक और मानवीय कारणों से उपचार करना ही क्या कहलाएगा, आपका संरक्षण कहलाएगा। और संरक्षण के लिए बहुत सारे उपाय हैं, हम उनमें सारे ही ले लेते हैं जो हमारे कारण थे। यदि उन्हीं को मैनेज कर लिया जाए, वैज्ञानिक ढंग से उपयोग कर लिया जाए, तो मृदा का संरक्षण हो सकता है। सबसे पहले आता है वृक्षारोपण। आपका रिफॉरेस्टेशन किया जाए, अर्थात यदि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए तो मृदा संरक्षण है वो आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है सीमित खनन व खुली खदानों पर रोक, अर्थात जो खनन का काम करने के बाद है उन खदानों को खुली ना छोड़ा जाए, उनको है बंद कर दिया जाए, तो मृदा अपरदन है वो हमारा कम हो सकता है। नेक्स्ट है फसल चक्र को अपनाना। यदि हम क्रॉप रोटेशन करेंगे तो भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और साथ ही साथ है मृदा अपरदन भी है उसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट है अति पशुचारण, ओवर ग्रेजिंग। यदि खुले में पशुओं का चारण अधिक किया जाएगा तो उनके खुरों से है मृदा का कटा, आपका जो मिट्टी है वो ढीली होगी, जिससे कि कट आपका अपरदन है वो अधिक होगा, अर्थात अति पशुचारण पर है वो रोक लगाई जाए। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाई जाए, या उसको ये कहते हैं हम झूमिंग कल्टीवेशन, झूमिंग कृषि पर रोक लगाई जाए।
यदि झूमिंग कृषि पर रोक लगा दी जाए तो मृदा अपरदन है वो रोका जा सकता है। अगला आता है हमारा ढाल वाली भूमि पर सीढ़ीनुमा खेती व समोच्च जोताई। जो ढाल वाली भूमि है वहां पर आपका सीढ़ीनुमा खेत बनाया जाए तथा समोच्च जोताई की जाए। समोच्च जोताई क्या है? कंटूर प्लोइंग क्या है कि समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले भागों पर, यदि हमारा ये पहाड़ी वाला भाग है, इस पहाड़ी वाले भाग पर जुताई है ऊंचाई के समानांतर की जाए, जिससे ड्रेनेज है वो नहीं बन पाएगा और मृदा अपरदन नहीं होगा। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट लगाना, वृक्ष मेखला। यदि मरुस्थल वाले भागों में है वृक्षों की श्रृंखला लगा दी जाए, जब वृक्षों की श्रृंखला है, मान लीजिए ये मरुस्थल वाला भाग है और यदि यहाँ पर है वृक्षों के कतार में खड़ा कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो यहाँ से भूमि का फैलाव है, इसका बालू का फैलाव है दूसरे भूभाग पर नहीं होगा, जिससे मृदा अपरदन नहीं। नेक्स्ट स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग जिसको कहते हैं हम पट्टीदार कृषि। स्ट्रिप फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग कहाँ है? जहां पर आपका जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे ये इस तरह से आपका खेत बनाए जा रहे हैं आपके पर्वतीय वाले भाग में, तो यहाँ पर तो आप खेती करते हैं, लेकिन इस बीच वाली पट्टी में है घास की मेखला लगाई जाए, जिसे क्या कहा जाता है? स्ट्रिप फार्मिंग, जिससे हमारा जो आपका मृदा अपरदन है उसे क्या हो सकता है? मृदा अपरदन है आप आसानी से रोका जा सकता है। अगला है जहाँ अम्लीयता की समस्या है वहाँ पर लाइम चूने का प्रयोग है वो किया जाए। तो इन सारे कारकों के द्वारा है मृदा अपरदन को है वो रोका जा सकता है। कैसा लगा आपको? आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।